ऐप पर असाइनमेंट कंप्लीट करना है ऑब्जेक्टिव का, उसे कैसे करना है। ठीक दोस्तों, आपको फिर से मैं बता दूं कि असाइनमेंट जो आप लोग भेज रहे हैं, यदि किसी का असाइनमेंट नहीं जा रहा है तो समस्या की कोई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो मैसेज जा रहे हैं वो मैसेज बॉक्स SCRT का फेल हो जा रहा है, इसीलिए आप लोग का जो मैसेज डिलीवर नहीं हो पा रहा है। ठीक दोस्तों, तो कोई समस्या नहीं है, आप 100% कंप्लीट करिए। किसी का 95% हो रहा है या 90% हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉग आउट करके लॉगिन करते रहिए, कभी ना कभी हो जाएगा आपका। ठीक है, ये बहुत दिक्कतें आ रही है इस ऐप में, तो कोई समस्या की बात नहीं है, आप धीरे धीरे ट्राई करिए, हो सकता है आपका जल्दी हो जाए। मैं भी ट्राई किया, अपने दो दोस्तों का करवाया, जिसमें से आप कम से कम आपका 2 लोगों का 4-5 दिनों में जाके कंप्लीट हुआ। ठीक है, और बहुत लोग कह रहे हैं कि समस्या आ रही है कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, तो बता दूं तो कुछ लोगों का भी सर्टिफिकेट नहीं आया है, क्योंकि वो पुराना वाला आपका सब्जेक्ट था। जो नए से ज्वाइन किए हैं उनको सर्टिफिकेट मिल चुका है। ठीक दोस्तों, तो ऐसे कुछ जरूरी नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट मिल जाए तो आपका कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, आप पूर्ण करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं जो हम लोग का समावेशी शिक्षा का 11वां असाइनमेंट है, उसको देखेंगे। 11 से 18 तक का इस वीडियो में कवर करेंगे, और आज समावेशी शिक्षा का जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा समाप्त कर देंगे। ठीक दोस्तों, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता और निर्देशी परामर्श के विशेषता से संबंधित नहीं है। दोस्तों इसमें कह रहा है संबंधित नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा। देखिए यह प्रार्थी केंद्रित परामर्श है, ये तो बिल्कुल सही है, ये संबंधित नहीं पूछा ना। इस व्यवस्था में परामर्शदाता अधिक सक्रिय होता है, बिल्कुल गलत है एकदम, कोई सक्रिय नहीं होता है। ठीक दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। देखिए अब तीसरा पढ़िए, इसके द्वारा मनोवैज्ञानिक समझों में सुधार होता है, बिल्कुल सही है। यह परामर्श निर्देशी परामर्श के विपरीत है, बिल्कुल सही है। ठीक दोस्तों, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, आगे देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु परामर्श के उद्देश्य से संबंधित नहीं है। देखिए नहीं नहीं पूछ रहा है बार बार, परामर्श के उद्देश्य से संबंधित नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, व्यक्ति को समझना। दूसरा क्या कह रहा है, व्यक्ति को समझना और समायोजन प्राप्त करने की व्यक्ति को सहायता, विद्यालय कार्यों में सुधार। देखिए ये तीनों आपका सही है, कौन सा संबंधित सही नहीं है, आपका पारिवारिक दशाओं में सुधार। तो दोस्तों तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परामर्श के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। देखिए 2 क्वेश्चन वो किए, तीसरा भी क्वेश्चन पर आ गए, और देखिए इसमें वही पूछ रहा नहीं है, नहीं है। ठीक है, देखिए स्वीकृत का सिद्धांत, व्यक्तिगत सम्मान का सिद्धांत, निरावादितता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। देखिए निरावादितता का जो सिद्धांत है, तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही है। आगे बढ़ जाइए, अगला क्या करा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु परामर्श की मूल अवधारणाओं के संबंधित नहीं है। जो मूल अवधारणा होती है उससे संबंधित नहीं है। पहला है व्यक्तिगत भिन्नता, दूसरा है प्रगतिशीलता, और तीसरा है लिंग पर निर्भरता। ठीक है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, मूल अवधारणा में नहीं आता, ये नहीं आता, लिंग का निर्भरता, व्यक्तिगत आता है, प्रगतिशीलता आता है, प्रोग्रेसिव उसको प्रोग्रेसिव करते हैं, विद्यालय का महत्व आता है, तीसरा नहीं आता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए, अध्यय क्या कर रहा है कि परामर्श शब्द दूसरे व्यक्ति के संबंध में उन सभी स्थितियों को समावेशन करता है जिसमें एक व्यक्ति को उसके स्वीयों के पर्यावरण के बीच अपेक्षाकृत प्रभावी समावेशन प्राप्त करने में सहायता की। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्या लिखा है कि यह परिभाषा किसने दिया, मतलब ये कथन किसका है, तो बता दूं F.V. रॉबिन्सन का है। ठीक है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु निर्देशी परामर्श की आवश्यकता से भिन्न है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, देखिए भिन्न कौन सा है, देखिए समान तो हो जाएगा, संचित अभिलेख समान हो जाएगा, प्रार्थी समान हो जाएगा, प्रार्थी का आत्मकथ्या समान हो जाएगा, लेकिन प्रार्थी के स्वास्थ्य की जांच ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए, और देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु शैक्षिक परामर्श की आवश्यकता से प्रत्यक्षता संबंधित नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए अपव्यय अवरोधन की समस्या का अंत, बिल्कुल नहीं, और ये देखिए सही है, मतलब क्या पूछा, संबंधित नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन, देखिए दूसरा भी गलत, दूसरा भी सही है, तो तीसरा देखिए, तीसरा उपयुक्त सब व्यवसाय चयन में सहायक, तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए, अगला क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा निर्देशी परामर्श से संबंधित है, कौन सी है, सलाह देने की क्षमता,
दूसरा परामर्श की शारीरिक प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। शारीरिक प्रक्रिया आपका एक अवधारणा निर्देशित परामर्श से संबंधित है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। अगला कह रहा है परामर्श की आवश्यकता होती है सामाजिक संबंधों में, सामाजिक संयोजन में, विषयों को चुनाव में। देखिए तीनों आपका परामर्श की आवश्यकता होती है तभी कार्य होता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। अगला क्या कह रहा है कि पूछताछ पारस्परिक तर्क वितर्क या विचारों को पारस्परिक आदान प्रदान की परामर्श है। एक कथन किसका है? गुरजी का है, रॉबिन्स का है, वेबस्टर का है या रैन का है? तो वेबस्टर जी का है। वेबस्टर जी का ही एक कथन था कि पूछताछ पारस्परिक तर्क वितर्क या विचार वाला होना चाहिए। दोस्तों आगे देखिए, वंचित बालकों में सम्मिलित है। वंचित बालकों में क्या सम्मिलित है? देखिए आर्थिक रूप से वंचित, बिल्कुल सही है। शारीरिक रूप से वंचित, ये भी सही है। मानसिक रूप से वंचित, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब आगे बढ़िए। अगला क्या कह रहा है कि किस प्रकार के परामर्श में बालक स्यों का अध्ययन नहीं करते हैं? किस प्रकार के? निर्देशी परामर्श के। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। किस प्रकार के परामर्श के केवल वर्तमान समस्याओं के निराकरण पर बल दिया जाता है? किस पर बल दिया जाता है? निर्देशी परामर्श पर, अनिर्देशी परामर्श पर, शैक्षणिक परामर्श पर, व्यवसायिक परामर्श पर। तो अनिर्देशी परामर्श पर हमारा क्या होता है? समस्याओं के निराकरण पर बल दिया जाता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। अगला क्या कह रहा है? परामर्श की प्रक्रिया क्या है? यह एक क्या है? इंटेलिजेंसी होती है, मतलब बौद्धिक होता है। ठीक दोस्तों, हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला क्या कह रहा है? समावेशी प्रक्रिया हेतु आवश्यक बिंदु है, क्या है? संवेदनशीलता या अलगाव या शिक्षकों की उदासीनता या क्षमता का अभाव। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? संवेदनशीलता। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला क्या कह रहा है देखेंगे। ठीक दोस्तों, हमारे कितने क्वेश्चन थे? यूनिट 11 के 15 क्वेश्चन थे, 15 को सॉल्व कर लिए हैं। ठीक दोस्तों, अब हम चलेंगे बरहमा यूनिट पर। ठीक दोस्तों, आइए बरहमा असाइनमेंट है, उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक दोस्तों, तो ये भी स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। राष्ट्रीय जन सहयोग में एवं बाल विकास संस्थान की स्थापना कब हुई थी? जन सहयोग और बाल विकास का देखिए 1966 में जो हुआ था इसका आविष्कार हुआ था। ठीक दोस्तों, जो स्थापना हुई थी। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास परीक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये आपका उड़ीसा में है। उड़ीसा मतलब कटक है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। मनोविज्ञान शाला के प्रमुख कार्य क्या है? निर्देशन, प्रशिक्षण, शोध कार्य। ये तीनों आपका आता है किसमें? मनोविज्ञान शाला में या साइकोलॉजी प्रयोग में। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय मानसिक विकलांग दिव्यांगजन संस्थान कहाँ है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए 1 2 3 तीन ऑप्शन है। तो आपको बता देता हूँ, चेन्नई, देहरादून, उड़ीसा। तो इसमें से कोई नहीं है। हम किसका है? सिकंदराबाद। कोई इसमें दिया नहीं है, दिख नहीं रहा है। सिकंदराबाद आपको पहले बता चुका है इस क्वेश्चन का आंसर, जब हम लोग स्टार्टिंग में कर रहे थे सेकंड असाइनमेंट या 4 असाइनमेंट कर रहे थे, उसमें हमने बताया था कहाँ था इसका? सिकंदराबाद में। ये कहाँ पड़ता है आपका? इस समय आपका तेलंगाना में पड़ता था। पहले कहाँ पड़ता था? आंध्र प्रदेश में पड़ता था। जो एक स्टेट अलग हुआ तेलंगाना, तो ये सिकंदराबाद उसमें चला गया था। ठीक है, यहीं पर इसका क्या है? राष्ट्रीय मानसिक विकलांग का संस्थान है। अब इसका जो आपका ब्रांच है वो चेन्नई, देहरादून, उड़ीसा, 3 जगह इसका मेन ब्रांच है। ठीक दोस्तों, सिकंदराबाद मतलब इसका हेड है, उसके अलावा ब्रांच खुलेंगे 3 जगह। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। अगला क्या कह रहा है? मनोविज्ञान की स्थापना किसकी सिफारिश के आधार पर की गई थी? किसकी सिफारिश की गई थी मनोविज्ञान शाला खोलने के लिए? तो बता दूं आप लोग को, नरेंद्र जी के द्वारा, आचार्य नरेंद्र समिति 1947, जब देश आज़ाद हुआ था तभी से। ठीक दोस्तों, अब देखिए अगला देखिए क्या कह रहा है कि चलन भिन्न क्षमता युक्त व्यक्तियों के लिए निर्देशन एवं पुनर्वास सेवाओं का प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऑप्शन ए क्या है? राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास परीक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के द्वारा। ठीक दोस्तों, हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। आगे बढ़ने का देखिए, प्रथम व्यावसायिक परामर्श एवं निर्देशन केंद्र की स्थापना कब हुई? 2013, 2016, 2010, 2014। हम बता दें आप लोग को, प्रथम व्यावसायिक परामर्श का जो शुरुआत हुआ था वो 13 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास का संस्थान का क्षेत्रीय क्षेत्र कहाँ स्थित है? प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, ये तीनों नहीं है। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लखनऊ है।
ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। अगला क्या कह रहा है, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान की स्थापना किस सन में हुई थी? 1961, 1971, 1966 या 1966 हो जाएगा, 1966 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए दो ऑप्शन दिया हुआ है, 1900 ये भी है, ये भी है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन मिसमैच हो जाएगा, तीसरा मार लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं की छात्राओं के विकास के किस प्रकार सहायक है? शैक्षिक विकास हेतु, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, नहीं, हमारा सर्वांगीण विकास, मतलब सब कुछ विकास हो, पढ़ाई में भी, शारीरिक क्षेत्र में भी और मानसिक में भी, उसको हम लोग क्या कहेंगे? निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं के क्षेत्रों का विकास में सहायक होना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? सर्वांगीण विकास का होना। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। ये देखिए, इसमें 10 ही क्वेश्चन थे, 10 में से 10 हम लोग कर लिए। अब देखेंगे हमारा कितना आंसर आया है। सबमिट करिए, डाटा अपना सर्वर तक पहुंचाइए। पहुंचाने के बाद देखिए कितने स्कोर आते हैं आपके। ये देखिए 10 में से 10 आपके आ गए। अब चलेंगे हम लोग अगले असाइनमेंट पर। ठीक दोस्तों, अगले असाइनमेंट आपका आएगा, असाइनमेंट नंबर क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। कंप्लीट कर लिए, 13 देखेंगे। इसी तरह से 14, 15, 16, 17, 18 आज पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं। प्रथम ने किस रिपोर्ट का आधार बनाकर अपने अपने राज्यों में शिक्षा संबंधी कार्यक्रम का निर्धारण किया गया है? देखिए, एक प्रकार के एनजीओ चल रहा है जिसको बोलते हैं प्रथम। प्रथम ने किस रिपोर्ट को आधार बनाकर अपने अपने राज्यों के शिक्षा संबंधी कार्यक्रम को निर्धारण किया है? किस पर? सहज पर, स्वेच्छा पर, निष्ठा पर, असर पर। ठीक है, किस पर जाएगा? असर पर। ठीक दोस्तों, एवरी चाइल्ड इन स्कूल एंड लर्निंग वेल। देखिए, प्रत्येक बच्चा स्कूल में जाएगा और अच्छा सीखेगा, अच्छा पढ़ेगा। ये कथन किसका है? ये आदर्श वाक्य किस गैर सरकारी संगठन का है? तो बता दूं, चिल्ड्रन फर्स्ट इंडिया का बिल्कुल नहीं, प्रथम का बिल्कुल सही आंसर है। प्रथम का ये सिद्धांत है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। और देखिए क्या कह रहा है, मीना मंच कार्यक्रम की शुरुआत किस संगठन के द्वारा होती है? देखिए मीना मंच आ गया ना, ये हमको मैं जब पढ़ाया था अपने क्लास ट्यूटोरियल पर, ये बताया हुआ था कि मीना मंच कार्यक्रम की शुरुआत किस संगठन के द्वारा हुआ था? ये यूनिसेफ के द्वारा हुआ था। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। दूरस्थ क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा को किस प्रकार की गैर सरकारी संगठन द्वारा भारत में बढ़ावा दिया जा रहा है? किस पर बढ़ावा दिया जा रहा है? अंजिम प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा, उम्मीद इंडिया के द्वारा, प्रथम के द्वारा। कौन सा ऑप्शन जाएगा? प्रथम के द्वारा, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए, उपचारात्मक शिक्षा की अवधारणा किस गैर सरकारी संगठन की देन है? नवज्योति इंडिया फाउंडेशन, रूम टू रीड, उम्मीद इंडिया, केयर। तो उम्मीद इंडिया जो है आपका उपचारात्मक शिक्षा का अवधारणा और गैर सरकारी संगठन के देन है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस गैर सरकारी संगठन की रिपोर्ट के आधार पर बनाकर क्या किया गया है? प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम को नियोजित किया गया है। किसमें? प्रथम के द्वारा। ठीक दोस्तों, अभी आप लोग को जो जीपीएफ चल रहा था, ये भी एक प्रथम के द्वारा ही चल रहा था। ठीक दोस्तों, अगर देखिए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका में है, मतलब न्यूयॉर्क में। आपको अमेरिका नहीं तो न्यूयॉर्क में हो जाएगा आपका। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क में। अब देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर सरकारी संगठन ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए कार्य करता है? अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, उम्मीद इंडिया, रूट टू रीड, उपरोक्त सभी। तो कौन सा हो जाएगा? उम्मीद इंडिया में। ठीक दोस्तों, अब देखिए, परामर्श से छात्रों का विशेष रूप से सहायता प्राप्त होती है। समायोजन में बिल्कुल सही आंसर है, पाठ्यक्रम में बिल्कुल सही आंसर है, विषयों में चयन बिल्कुल सही आंसर। हमारा तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। अगर कह रहा है गैर सरकारी संगठन का रजिस्ट्रेशन किस अधिनियम के तहत आता है? देखिए यहाँ पर पूछा है गैर सरकारी, यदि सरकारी होता तो नहीं, गैर सरकारी पूछा ना, सरकारी नहीं पूछा है। तो क्या हो जाएगा हमारा? गैर सरकारी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में आया था। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन को हम लोग क्या किए हैं? कर लिए हैं और आगे बढ़ गए हैं। देखिए इसमें 9 ही आंसर सही हुए हैं, एक कहीं मिस्टेक हो गया गलती से। ठीक दोस्तों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बैक करके आप देख सकते हैं। दोस्तों, कहीं मिस्टेक हुआ है। हम लोग 13 सबमिट कर चुके हैं, जिसमें एक क्वेश्चन गलती हो गया था, वो कहीं इधर उधर मिस्टेक ऊपर नीचे हो गया था, इसीलिए उसमें 10 में से 9 ही आ पाए हैं। अब देखेंगे अगला। देखिए अगला आपका है दीक्षा पे जो समावेशी शिक्षा का यूनिट 14 का जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर है, इसमें देखेंगे। ठीक दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं 14वां असाइनमेंट। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि
परामर्श तथा निर्देशन की आवश्यकता होती है। कहाँ पर आवश्यकता होती है? दिव्यांग बालकों में, अस्थि बालकों में, श्रवणबाधित बालकों में, प्रत्येक उम्र के व्यक्तियों को। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, प्रत्येक उम्र के व्यक्तियों को। दोस्तों आगे बढ़िए, आगे क्या कह रहा है? परामर्शदाता तथा परामर्शग्राही के बीच संबंध होने चाहिए। क्या संबंध होना चाहिए? आत्मीयता का एवं विश्वास का, केवल विश्वास का या अविश्वास का, या केवल आत्मीय विश्वास का। तो बता दो आप लोग को, आत्मीय भी होना चाहिए और विश्वास दोनों होना चाहिए। ठीक दोस्तों आगे बढ़िए। और देखिए क्या कह रहा है? असफलता से उबरने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? उबरता से मतलब जो आपको उब गए हैं तो क्या आवश्यक है? परामर्श देना, निर्देशन देना, या दोनों। तो हमारा दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। परामर्श से केंद्र बिंदु होता है। देखिए जो परामर्श होता है वो किस पर केंद्र बिंदु होता है? बालक पर होता है, समस्या पर होता है, या दोनों पर होता है? इनमें से कोई नहीं होता है। तो मैं बता दूं परामर्श जो होता है केंद्र पर वो बालक पर होता है। ठीक दोस्तों आगे बढ़िए। अगला कह रहा है अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाना जा सकता है। कब बनाया जा सकता है? खेल के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से, परामर्श के माध्यम से, या सभी के माध्यम से। तो तीनों ऑप्शन आपका एकदम सही है। तो तीनों ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। और ये क्या कह रहा है? खेल के मैदान में होने वाली गतिविधियों द्वारा बालक क्या सीखते हैं? झगड़ा करना, समायोजन करना, बैर करना, या कोई नहीं। तो कौन सा जाएगा? समायोजन करना। ठीक दोस्तों आगे बढ़िए। अगला क्या कह रहा है? अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या का निराकरण संभव है निर्देशन तथा परामर्श द्वारा, कठोर दंड द्वारा, अनुशासन द्वारा, और उससे कोई नहीं। तो मैं तुमको बता दूं जो निर्देशन और परामर्श द्वारा होता है वही क्या होता है? अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या का निराकरण संभव होता है। ठीक दोस्तों तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या कर रहा है कि निर्देशन एवं परामर्श महत्वपूर्ण होता है। क्या महत्वपूर्ण होता है? दिव्यांग में, बालकों में बिल्कुल सही है, अपवंचित बालकों में, समस्यात्मक बालकों में, तीनों आपका बिल्कुल सही है। तो कवजस हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक दोस्तों आगे पढ़िए क्या कह रहा है? परामर्श की अभिप्राय है कि दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। कथन किसका है? ब्रीवर का है, मायर्स का है, जोन्स का है, वेबस्टर का है। आपको बता देता हूँ जो मायर्स थे उन्हीं का ये कथन था। ठीक है दोस्तों आगे बढ़िए। ये देखिए आपका इसमें एक क्वेश्चन हटा दिया गया है। इसमें आपका केवल 9 क्वेश्चन दिया गया है। फिर क्या करेंगे? डाटा को अपना सबमिट करेंगे सर्वर तक पहुंचने के लिए। तो सबमिट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे कि देखिए 9 में से 9 आपका इसमें करेक्ट आंसर आया, इसमें कोई मिस्टेक नहीं आया है। ठीक है अब इसी की तरह हम लोग क्या करेंगे? अगला असाइनमेंट करेंगे 15वां असाइनमेंट। ठीक है दोस्तों ठीक है तो 15वां क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है। देखिए यहाँ क्लिक हो गया, उसको क्लिक नहीं करना है, उस ऊपर वाले को क्लिक करेंगे तभी आएगा। देखिए क्या कर रहा है? निर्देशन और परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। किसके द्वारा बताया जा सकता है? इसमें देखिए एक 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्या करने योग्य, क्या न करने योग्य, और वह दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें 2 ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है। दोनों ऑप्शन सही है आपका। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? देखिए कौन सा हो जाएगा? और वह दोनों हो जाएगा। ठीक दोस्तों आगे बढ़िए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है। कहाँ दी जाती है? कहानी के माध्यम से, और गीतों के माध्यम से, या वार्तालाप के माध्यम से, या चित्रों के माध्यम से। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? वार्तालाप के माध्यम से। ठीक दोस्तों आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा किस किस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया है। देखिए राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा जो होता है इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसको बोलते हैं NTSC। ठीक है NTSC जो होता है ये इंडिया लेवल का पेपर होता है। ठीक दोस्तों ये कक्षा 8 में या 10 में जो होता है उसके लिए होता है। ठीक दोस्तों तो कौन सा हो जाएगा? 8 और 10 के लिए। ठीक दोस्तों आगे बढ़िए। अगला क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा योजना का संचालन किसके द्वारा होता है, मतलब किसके द्वारा किया जाता है? तो NCERT के द्वारा होता है। ठीक दोस्तों तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परामर्श देने वाले विभाग या संस्थाएं निम्न में किन किन स्तरों पर स्थापित होता है? किस पर होता है? केंद्र पर होता है, राज्य पर होता है, मंडल, तीनों पर होता है। तो हम क्या मान लेंगे? तीनों आपका सही हो जाएगा। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में है? कितने जिलों में है? 8 में है, 12 में है, या 10 में है? तो 10 आपका सही आंसर मिल गया। तो क्या कर लेंगे? टिक लगा देंगे।
आगे देखिए अगला क्या कह रहा है कि मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है, साइकोलॉजी का जो प्रयोगशाला है वो कहाँ स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ये देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन आपका है। तो ये इलाहाबाद में आपको बता दूं प्रयागराज में स्थित है, ये सबसे पहला मनोविज्ञान शाला है। ठीक दोस्तों, इलाहाबाद में आपकी स्थित है। अब देखिए क्या करें, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश की स्थापना की संतुति किसने की थी, मुदालियर आयोग ने, आचार्यानंद देव समिति ने। देखिए आगे मिल गया, देखिए यही थे, बिल्कुल सही आंसर है बी ऑप्शन, नरेंद्र देव समिति ने किया था। आगे देखिए मंडल मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य क्या होता है, निर्देशन, प्रशिक्षण, शोध कार्य। तीनों आपका बिल्कुल सही आंसर है, तो कौन सा मान लेंगे, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर देखिए मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद की स्थापना की गई थी, मैं बोला ना सबसे पहले स्थापना यही हुई थी इलाहाबाद में, जो इस समय इलाहाबाद का नाम चेंज करके क्या रखा गया है, प्रयागराज। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक दोस्तों, ये कब स्थापित हुई थी, ये आपका 1947 से 48 में हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है, 52 से 53 नहीं, 64 से 65 नहीं, 47 से 47, तीसरा ऑप्शन का मैच कर लिया तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक दोस्तों, ये देखिए इसमें 10 ही क्वेश्चन थे आपके और 10 सॉल्व कर लिए हैं। अब देखेंगे सबमिट करेंगे अपने आंसर को सर्वर तक, तो सर्वर तक बच्चा पहुंचाने के लिए क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे अपना डाटा। देखिए जाता कितना क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आपके स्कोर आते हैं, देखिए 10 में से 10 आपके स्कोर आ गए। अब हम लोग देखेंगे 16वां असाइनमेंट। ठीक है, हमारे पास कितने असाइनमेंट और बचे हैं, 3 असाइनमेंट बचे हैं और आज ही करेंगे। आप लोग पेशेंस बनाए रखें और वीडियो को स्किप ना करें। ठीक दोस्तों, और जो भी इस चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं कंप्यूटर की और मैथ्स की। कुछ ही दिन और बचे हैं। ठीक दोस्तों, दीक्षा ऐप को समाप्त करते ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो क्या है, 15 तक कर लिए हैं, अब 16वां शुरू करेंगे। 15 तक देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 तक था सारा कर लिए हैं। अब देखेंगे 17 का पहला क्वेश्चन, जो असाइनमेंट नंबर 17 नहीं 16 का। ठीक है, 16, 17, 18 तीनों अभी फिर से करेंगे तब कंप्लीट होगा, और इस वीडियो में हम सारा असाइनमेंट कंप्लीट कर देंगे, तभी आप लोग को छोड़ेंगे। तो आप लोग पेशेंस बनाए रखें, धीरे धीरे सारे असाइनमेंट इसी वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। आप इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक दोस्तों, आइए अभी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए, जिला चिकित्सालय प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल हेतु क्या क्या कार्य करता है। तकनीकी कार्य बिल्कुल सही है, तकनीकी कार्य भी करता है। प्रशासनिक सहायता बिल्कुल सही है। शिक्षा एवं प्रशिक्षण ये भी सही है बिल्कुल। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला कह रहा है जिला चिकित्सालय द्वारा प्रदान की जाने वाली वांछनीय सेवाओं के अंतर्गत कौन सी सेवाएं आती हैं। कौन सी सेवाएं आती हैं, डायलिसिस सेवाएं, सीटी स्कैन सेवाएं, दूसरा ऑप्शन है आपका। तीसरा क्या है, MRI सेवाएं, और चौथा क्या आपका दिया हुआ है, उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डायलिसिस भी होता है, ठीक है, सीटी स्कैन भी होता है, MRI होता है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन बताया गया था कि पूरी बॉडी का चेकअप किसके द्वारा होता है, MRI के द्वारा। ठीक है, डायलिसिस में क्या होता है, ब्लड का क्या होते हैं, जो ब्लड होता है पुराने ब्लड को हटाकर क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, नए ब्लड को देते हैं, तो उसे डायलिसिस कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए अगला क्या कह रहा है, तो कौन सा ऑप्शन मार देंगे, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, जिला चिकित्सालय क्या कह रहा है, जिला चिकित्सालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अंतर्गत कौन सी सेवाएं आती हैं। देखिए सामान्य विशिष्ट वाली सेवाएं बिल्कुल सही है। नैदानिक एवं अन्य पैरादानिक नैदानिक सेवाएं भी आती हैं, सहायक सेवा एवं प्रशासनिक सेवाएं भी आती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी मार देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जच्चा बच्चा सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, निजी चिकित्सालय द्वारा, जिला चिकित्सालय द्वारा। बिल्कुल सही है, देखिए मिल गया, जिला चिकित्सालय द्वारा, प्राथमिक के द्वारा नहीं, सामुदायिक केंद्र के द्वारा भी नहीं। तो दोस्तों आगे बढ़िए। अगला कह रहा है कि जिला चिकित्सालय द्वारा प्रदान की जाने वाली नैदानिक सेवाओं के अंतर्गत कौन सी सेवाएं आती हैं, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी सहित प्रयोगशाला, एक्सरे सोनोग्राफी, ECG इंडोस्कोपी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, चारों मतलब तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। अगला कह रहा है जिला चिकित्सालय में OPD शुल्क कितना निर्धारित है। देखिए OPD शुल्क मतलब होता है जो आप लोग परामर्श शुल्क देते हैं चिकित्सालय में, उसका शुल्क का निर्धारण कितना किया गया है, 1 रुपये का निर्धारण किया गया था, अभी भी है 1 रुपये का। ठीक है दोस्तों, जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो पता चल जाएगा आपको। अगर देखिए एम्बुलेंस को बुलाने के लिए आप किस नंबर पर फ़ोन करते हो, 108 पर फ़ोन करते हैं एम्बुलेंस को बुलाने के लिए। अगर देखिए जिला चिकित्सालय द्वारा किसके द्वारा जिला चिकित्सालय द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं, क्या है, टीकाकरण, निःशुल्क दवाएं,
रेफरल केंद्र संबंधी कार्य। देखिए तीनों आपका सही आंसर है बिल्कुल, तो हमारा कौन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए जिला चिकित्सालय उद्देश्य है, क्या है, लोगों की स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सेवाएं उपलब्ध करना, लोगों को दवाएं उपलब्ध करना, लोगों को जागरूक करना। ठीक है दोस्तों, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन हमारा सही लग रहा है, तो कौन सा ऑप्शन लगा देंगे हम लोग, फोर्थ ऑप्शन सही कर लेंगे, क्योंकि उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ जाइएगा, आगे क्या कह रहा है, देखिए आगे आगे पढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं जो कि बालकों के शैक्षिक समावेशन में बाधा उत्पन्न करते हैं, उनका सही उपचार एवं संबंधित परामर्श प्रदान किया जाता है, जिला चिकित्सालय द्वारा किया जाता है। ठीक दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन देखिए, जिला चिकित्सालय कहाँ पर है, पहला ही ऑप्शन आपका सही है, तो पहला ऑप्शन सही कर लेंगे। और देखिए विद्यालय बिल्कुल नहीं होगा, और समुदाय भी नहीं होगा, और सभी के द्वारा बिल्कुल नहीं होगा, तो हमारे कौन सा हो जाएगा, जो जिले का चिकित्सालय होता है, जो हॉस्पिटल होता है डिस्ट्रिक्ट का, वही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ये देखिए इसमें भी 10 क्वेश्चन थे, 10 का आंसर हम लोग कर दिए हैं, और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद हम चेक करेंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक दोस्तों, ये देखिए आपका जो 16वां असाइनमेंट है कंप्लीट हो गया, जो 10 में से 10 आंसर आपके आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम लोग, 17 और 18 अभी तुरंत करेंगे, वेट करिए, इसी में करते हैं, इसी वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं 17वां। 17वां देखने से पहले आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो को जो देख रहे हैं आप इसे शेयर करते भी रहें, क्योंकि बहुत प्रशिक्षुओं के वीडियो नहीं मिल पा रहा है, उनका क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसे शेयर भी कर लें, और लाइक करना है, यदि पसंद आता है वीडियो तो लाइक करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक दोस्तों, आई होप आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। अब देखेंगे कौन सा क्वेश्चन, 17वां असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला शुरू करिए। विद्यालय निरीक्षण पद्धतियां हैं, कौन सा है, संशोधात्मक परीक्षण है, और निरोधात्मक परीक्षण है, या रचनात्मक परीक्षण है, या तीनों परीक्षण है। तो हम क्या बताएंगे, तीनों परीक्षण हमारा क्या है, विद्यालय निरीक्षण पद्धतियां हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। अगला कह रहा है कि परीक्षण की निदानात्मक भूमिका नहीं है, किसकी भूमिका नहीं है, कक्षा की शिक्षक का पर्यवेक्षण का अवलोकन का, शिक्षकों द्वारा कक्षा में दिए जाने कार्य का पर्यवेक्षण का, प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षकों के प्रदत्त कार्य का पर्यवेक्षण का, या नवीन आविष्कार का। हम बता दें आपको, जो न्यू इन्वेंशन होता है वही आपका क्या होता है, परीक्षा का निदात्मक भूमिका नहीं होती है। किसमें, तीनों में आपका होता है, किसमें, ये देखिए शिक्षक में, कक्षा शिक्षण में, प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षकों के प्रदत्त में, तो कौन सा नवीन आविष्कार हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे बढ़िए। अगला कह रहा है प्रचलित शैक्षिक पर्यवेक्षण में निम्नलिखित दोष दिखाई देते हैं। देखिए इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप तीनों का सही आंसर है, तो तीनों क्या करेंगे, ऊपर सभी कर लीजिए, आगे बढ़ जाइएगा। दोस्तों अगला क्या कह रहा है, प्रोफेसर बेबर ने अपने अध्ययन के आधार पर पर्यवेक्षण की विधियां की सूची किन विधियों को स्थान दिया, किन विधियों को। देखिए आपका 4 ऑप्शन है, आप एक एक ऑप्शन पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आपको जब बुक पढ़ेंगे आप लोग, तो बुक पढ़ने के बाद आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर कौन टॉपिक है। ठीक है, तो आप लोग को जब पढ़ेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा, ये आपका तीनों आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों तो उपयुक्त सभी मान लीजिए, और क्या करिए, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विद्यालय पर्यवेक्षण के उद्देश्य नहीं है, क्या उद्देश्य नहीं है। देखिए पहला क्या कह रहा है, शिक्षकों एवं छात्रों के, देखिए पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा है, आप लोग डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, अध्यापकों की नियुक्ति करना। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए। अगला क्या कह रहा है कि जिले पर माध्यमिक स्तर का अधिकारी होता है, जिले पर माध्यमिक स्तर का जो अधिकारी होता है उसे क्या बोलते हैं, बीएससी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बीएससी कहते हैं, या जिला विद्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक बोलते हैं। बीएससी होता है जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है, मतलब जो पूरे जिले का हेड होता है प्राथमिक विद्यालय का, उसको बोलते हैं। इसमें क्या कर रहा है, माध्यमिक का, प्राथमिक का कौन सा होता है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है। बीएससी जो होता है आपका कौन सा होता है, इसमें होता है, लेकिन हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें माध्यमिक पूछा है, मतलब जो 9-10 वाले पढ़ते हैं सबका आ जाएगा, तो उसमें जिला विद्यालय निरीक्षक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्या है, खंड शिक्षा अधिकारी, जो मतलब ब्लॉक पर होता है, वो क्या करता है, खंड, जो से बीडीओ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए, पहला ऑप्शन आपका सही है, आगे बढ़िए। अगला क्या कह रहा है कि विद्यालय पर्यवेक्षण का प्रकार नहीं है। देखिए कौन सा प्रकार नहीं है,
पहला आपका निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण संशोधन प्रकार है, बिल्कुल सही है। नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण ये भी सही है। सहयोगी लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण ये भी सही है। ये देखिए निरोधात्मक परीक्षण, ये बिल्कुल गलत आंसर है आपका, इसको आगे बढ़ा लीजिए, आगे बढ़ के। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है, संशोधात्मक परीक्षण निरीक्षण है। इसे पूछा क्या नहीं है, निरोधात्मक परीक्षण है, बिल्कुल सही है। रचनात्मक परीक्षण है, सही है, लेकिन क्रियात्मक परीक्षण नहीं है। इसको क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए क्या कर रहा है, विद्यालय निरीक्षण पद्धति को हम मुख्यतः कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, कितने भागों में। देखिए सबका आंसर तो एक ही दे दिया है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, सब नहीं मारना है, आपको केवल एक ऑप्शन चूज करना है। एक तो मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका आंसर आप लोग ढूंढ के बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। हम तीसरा मार देते हैं, आप लोग भी तीसरा मार लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर देखिए क्या कह रहा है कि विद्यालय निरीक्षण में निरीक्षण के कौन कौन से गुणों का होना आवश्यक है या अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। निरीक्षण का दृष्टिकोण का शैक्षिक हो या शिक्षा एवं शैक्षिक प्रक्रिया पूर्ण हो या शिक्षक नैतिक प्रवृत्ति वाला हो, मतलब तीनों का गुण हो, तभी क्या हो जाएगा, निरीक्षक की गुणों की आवश्यक अनिवार्य हो जाएगा। जो विद्यालय के निरीक्षक होते हैं ना, उसका निरीक्षण अनिवार्य हो जाएगा, तीनों होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उपयुक्त सभी कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ये देखिए 10 ही क्वेश्चन थे और 10 क्वेश्चन हम लोग क्या किए, सबमिट कर लिए, 0 स्किप किए। अब सबमिट करेंगे, डाटा क्या करेंगे, पहुंचाएंगे अपने सर्वर तक, ठीक है दोस्तों, सर्वर तक पहुंचाएंगे। देखिए 10 में से 10 आपका करेक्ट आंसर है। अब आ जाइए, हम लोग क्या करेंगे 18वां असाइनमेंट पर, जो आपका अंतिम असाइनमेंट इसी के माध्यम से समाप्त करेंगे इसी वीडियो में, जो आप लोग का। अब देखिए कितने सब्जेक्ट हम कंप्लीट कर चुके थे, 3 सब्जेक्ट का पूरा कर लिए थे, चौथा सब्जेक्ट भी आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको घबराने की कोई बात नहीं है, सारे सब्जेक्ट इसी चैनल पर आपको दिया जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। अब आइए 18 असाइनमेंट चलते हैं, असाइनमेंट करेंगे आज ही मैं सब कर दिया हूँ, 11 12 13 14 15 16 17 कर दिए। अब 18 देखेंगे, 18 करने के बाद हमारा क्या समावेशी शिक्षा का जो ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट है कंप्लीट हो जाएगा। बिना सब्जेक्टिव किए, मतलब जो बिना ईमेल किए आप लोग का 100% कंप्लीट हो सकता है, ठीक है दोस्तों। केवल आप लोग को ऑब्जेक्टिव करना है, वीडियो देखना है, पीपीटी पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। जब आप लोग को कॉलेज से बोला जाएगा कि असाइनमेंट करिए और आपका मेल सही होता है तब मेल करिएगा। अभी देखिए मेल अभी तक सही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारा मैसेज जाने से मैसेज भर जा रहा है सीआरटी का, और मैसेज हम लोग का फेल हो जा रहा है, हम लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। तो आप लोग को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग अपना कोर्स पूरा करें। अभी कोर्स पूरा करने के बाद हो सकता है आप लोग को टाइम मिले भेजने के लिए, तो उस समय करिएगा आप लोग, ठीक है। तो जो अभी जिसका टाइम है 31 दिसंबर तक 2 सब्जेक्ट का है, उसको 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करिए, 15 जनवरी के पहले कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग जल्दी कर लेंगे तो आपको और भी सब्जेक्ट तो पढ़ने हैं। 3rd सेमेस्टर का पेपर आने वाले हैं, टेट का भी पेपर आने वाले हैं। अभी देखिए, अभी रिजल्ट जब तक नहीं आप लोग का आएगा तब तक आप लोग टेट का फॉर्म ही नहीं डाल सकते हैं, इसीलिए आप लोग वेट करिए अभी थोड़ा, ठीक है, और पढ़ते रहिए। तो अब देखेंगे हम लोग 18वां असाइनमेंट, मतलब अंतिम असाइनमेंट। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है कि विद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देने के समुदाय का क्या कार्य है। देखिए पहला ऑप्शन जो है आपका शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना, बिल्कुल सही है। विद्यालय के बालिकाओं को नियमित उपस्थिति को बढ़ावा देना, मतलब योगदान करना, बिल्कुल सही है। विद्यालय में वित्तीय संसाधन, मतलब जो पैसे वाली जो मामला होता है, उचित उपयोग करना और निरीक्षण करना, मतलब कहाँ कहाँ कैसे यूज किया जाए, बिल्डिंग में लगेगा या पानी की व्यवस्था में लगेगा या सफाई की व्यवस्था में लगेगा, उसका क्या करना, निरीक्षण करते रहना या फिर उसका उचित उपयोग होना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, तीनों ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, उपयुक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन पढ़िए, शैक्षिक समावेशन में विद्यालय की सहयोगी समितियों का क्या योगदान है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी प्रदान करना, दूसरा छात्राओं का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करना, तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों को समस्या के समाधान में शामिल होना। तीनों ऑप्शन का बिल्कुल सही है, तो हम क्या कर देंगे, चौथा ऑप्शन मार देंगे, उपयुक्त सभी कर लेंगे, ठीक दोस्तों। आगे बढ़िए, अगला कह रहा है कि विद्यालय प्रबंध समिति कार्य क्या है। पहला है विद्यालय संचालन में सहायता प्रदान करना, दूसरा है पर्यवेक्षण सहायता प्रदान करना, बिल्कुल, तीसरा है विद्यालय में 100% नामांकन सुनिश्चित करना, बिल्कुल। तीनों ऑप्शन आपका सही है, तो कौन सा ऑप्शन लगा देंगे, उपयुक्त सभी कर लेंगे, ठीक दोस्तों। अगला बढ़िए, विद्यालय की परामर्शकीय सहयोगी समितियों के अंतर्गत शामिल होते हैं विद्यालय के प्रधानाचार्य, अध्यापक एवं कर्मचारी। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय प्रबंधन समिति और तीसरा है संबंधित ग्राम प्रधान। तो हम आपको बताते हैं जो विद्यालय के
परामर्श के सहयोगी होते हैं ये तीनों होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? चारों ऑप्शन, मतलब चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला कह रहा है समुदाय किन तरीकों को माध्यम के विद्यालय में सम्मिलित हो सकता है? किसके? विद्यालय से बाहर के बच्चों के लिए सर्वेक्षणों के भाग लेकर, बाल श्रम पर जागरूकता बनाने से भाग लेकर, नामांकन जागरूकता के भाग लेकर। तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हैं, तो तीनों आपको सही मारना है। तो मतलब क्या करेंगे? उपयुक्त सभी कर लेंगे, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ जाएंगे। ठीक दोस्तों, अगला कह रहा है कि शिक्षण संस्थाएं सिखाती हैं, क्या सिखाती हैं? विषय वस्तु को सिखाती है, बिल्कुल सही है। जीवन जीने की कला को सिखाती है, बिल्कुल सही है। तो हमारे दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला कह रहा है कि समुदाय से महत्वपूर्ण स्थान है, समुदाय में महत्वपूर्ण स्थान क्या है? न्यायालयों का, विद्यालयों का, कारखानों का, विधानसभाओं का। तो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर दूसरा, विद्यालय का। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। परामर्श में योगदान होता है, परामर्श में किसका योगदान होता है? सरकारी संगठनों का, गैर सरकारी संगठनों का, दोनों का, या उपयुक्त में से कोई नहीं का। ठीक दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि दोनों जो होता है, सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन, दोनों का होता है। ठीक दोस्तों, तो आज देखिए आप लोग का अभी क्वेश्चन और भी लग रहा है। तो बालक पर सबसे अधिक प्रभाव, देखिए बालक पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, क्या पड़ता है? समाज का, विद्यालय का, सहयोगी का, किसी विशेष का। तो कौन सा हो जाएगा आपका? समाज का जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बालक पर सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? समाज पर पड़ता है, कि समाज पर रहन सहन क्या है, क्या कार्य कर रहा है, उसी का देख के तो सीखता है। लेकिन विद्यालय में जो सिखाया था कभी नहीं सीख पाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़िए। अगला कह रहा है समुदाय कहलाता है, क्या कहलाता है? जो निश्चित भूभाग में रहता है, बिल्कुल सही आंसर। देखिए जो निश्चित भूभाग में रहता है वही क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन समाप्त हो गए, 10 के 10 ही थे। और ये आज का कौन सा था? 18वां असाइनमेंट था। इसको 18वां असाइनमेंट सबमिट करिए, फाइनल करिए। समय से शिक्षा को फाइनल करते हैं आज ही। फाइनल करने के बाद देखिए स्कोर कितना आपका आता है फाइनली, 10 में 10। देखिए लास्ट का भी 10 में 10 आपका आ ही गया आंसर। ठीक दोस्तों, आ गया ना? अब देखिए हमारा क्या हुआ, समावेशी शिक्षा आज का समाप्त हुआ। ठीक है, समाप्त होते ही आप लोग क्या करिए? अपना कोर्स कंप्लीट करिए जल्द से जल्द। जिसका कोर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहा है वो क्या करें? लॉग आउट करके लॉगिन करें और रिव्यू पर 5 स्टार दे, 4 स्टार दे, जो भी रिव्यू देते रहे अपना। बार बार रिव्यू देने से आपका जल्दी 100% कंप्लीट होगा। ठीक दोस्तों, और लॉग आउट लॉगिन करना जरूरी है क्योंकि बहुत समस्या आ रही है इस ऐप में। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं, जो बचे हुए 2 सब्जेक्ट हैं, 1 या 2 सब्जेक्ट और बचे हैं, हम सारा कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।